इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं यदि आपको इसकी पत्रकारिता पसंद हो। धन्यवाद। राष्ट्र बिहारी नेशनल यूथ जर्नलिस्ट इंडिया के अध्यक्ष हैं। नई दुनिया में मेरे मैथ्रो एडिटर रह चुके हैं और तरुण सिसोदिया जिसकी अभी संदिग्ध मौत हुई है 6 जून को, वो भी इनके अंडर काम कर चुका है। हम सीधे राष्ट्र बिहारी से रूबरू होते हैं। राष्ट्र सर, ये जो तरुण सिसोदिया के साथ हम सबने काम किया है, आपने काम किया, हमने तरुण तो हमेशा हंसमुख लड़का था, आत्महत्या करने वाला तो नहीं लगा। एम्स ने थ्योरी दी, आपको उस पर कितना भरोसा है? देखिए, तरुण सिसोदिया 2008 में नई दुनिया में ट्रेनिंग पे आया था और मेरे साथ ही था। और मतलब ये हम कह सकते हैं कि उसकी पत्रकारिता की शुरुआत जो है नई दुनिया में मेरे साथ ही हुई थी। उसके बाद वो पांचजन्य में चला गया था, लेकिन मिलता रहता था, बड़ा हंसमुख रहता, हमेशा हंसता हुआ मिला। और जब उसकी खबर मुझे मिली कि उसने सुसाइड कर लिया है, तो मुझे एकदम विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी कर सकता है। फिर मैंने कुछ लोगों से बातचीत की तो उसमें पता चला कि जो एक हेल्थ रिपोर्टर्स का एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें उसने अपनी हत्या की आशंका व्यक्त की थी कि मेरा मर्डर हो सकता है, लिखा उसने। अभी मेरी कुछ लोगों से बातचीत नहीं हुई है, लेकिन जो भी कुछ सामने आया है उसमें यह है कि ये हम इसको अभी आत्महत्या तो सीधा नहीं कह सकते हैं, संदिग्ध है। जिस जल्दबाजी में एम्स प्रशासन ने प्रेस रिलीज जारी की, जो प्रेस रिलीज की भाषा है, उसको पढ़ के ऐसे लगता है कि एम्स ने बस कि इस तरह उसको सीधा आत्महत्या दिखा दिया। क्योंकि उसमें कई सवाल ऐसे उठते हैं कि जो व्यक्ति, जो मरीज, कोरोना का मरीज जो हॉस्पिटल में है, उसका मोबाइल फोन क्यों छीना गया आपसे? और ये भी पता चला है कि उसने वहां जाने के बाद में कुछ शिकायत की थी एम्स प्रशासन की हेल्थ मिनिस्ट्री से। हेल्थ जो बताया गया है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने शायद एम्स प्रशासन से उसका जवाब मांगा। और इसमें जो सबसे खतरनाक रोल है, कोई वहां पर डॉक्टर मल्होत्रा है, उसको लेकर शंका जताई जा रही है कि वो बहुत पावरफुल है, उसके बड़े संपर्क हैं और सारा कुछ जो है उसके ही तहत किया गया है। सवाल ये कि एक आदमी जो बीमार है, अचानक उठता है और खिड़की से कूद जाएगा, क्योंकि जो आईसीयू में खिड़की बनी होती है वो इतनी हल्की खिड़की नहीं होती कि कोई सिर मार एकदम टूट जाए। नहीं सर, और आईसीयू फर्स्ट फ्लोर पे है, 4th फ्लोर से कूदा, ये कह रहे हैं दौड़ के भाग के गया, शीशा तोड़ा, तो सीसीटीवी फुटेज नहीं है? एक फर्स्ट फ्लोर से 4th फ्लोर पे जाना एक मरीज के लिए कितना संभव है? देखिए, यही जो प्रेस रिलीज जारी हुई एम्स प्रशासन की, उसने लिखा कि उसका कुछ समय पहले ब्रेन का इलाज हुआ था, उसे ब्रेन ट्यूमर बताया गया था और फिर वो कोरोना का मरीज था। क्या कोरोना का मरीज इतनी तेजी से भागते हुए ऊपर जा सकता है और कूद सकता है? क्योंकि कोरोना में ये कहा जाता है कि कोरोना के मरीज में सांस लेने की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में जब उसका पहले इलाज चल रहा था, फिर कोरोना जिसको हुआ, वो कैसे तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ वहां से चौथी मंजिल से कूदेगा? सही बात, यही संदेह पैदा। और हमने इसमें ये मांग करते हैं, हमारे दिल्ली पत्रकार संघ के जो हमारे अध्यक्ष महासचिव हैं, राकेश सपेलाल अध्यक्ष, और महासचिव केपी मलिक ने कल ये मांग की थी कि जुडिशियल इंक्वायरी हो इसकी और उसके परिवार वालों को 50 लाख रुपए केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाए। ये आपने लेटर भेजा है? हम लेटर भेज रहे हैं, लेकिन कल हमने उनको पत्र भेजा है कि कल हमने न्यायिक जांच की मांग का पत्र प्रधानमंत्री को भेजा गया हमारी तरफ से। अभी हम
उसकी जांच रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद में फिर हम उस पर क्या एक्शन लेंगे, इस पर सोचेंगे। अच्छा लेकिन सर, अभी जरूरत इस बात की है कि उसके उसके परिवार की कुछ आर्थिक सहायता हो। उसकी पत्नी कोई काम नहीं करती है, घरेलू महिला है, और उसके 2 बच्चियां हैं। अभी हाल में ही उसको एक 3 महीने की लड़की है उसके। तो सर ये जो आप जो यूनियन है, पत्रकारों का यूनियन, वो आर्थिक मदद के लिए कोई ड्राइव चला रही है? क्योंकि हमारे यहाँ भी इंडिया स्पीक्स के भी काफी दर्शक पाठकों ने कहा कि इसको ड्राइव चलाइए और हम लोग मदद करेंगे। हमारी दिल्ली यूनिट ने, जो हमारा दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, उसके अध्यक्ष और महासचिव ने कल उनका सोशल मीडिया पे कल उनकी जो पत्नी है मोनिका श्रीवास्तव, उनका अकाउंट जो है वो शेयर किया है। और अच्छा। अच्छी बात यह है कि कुछ लोग उसमें दे भी रहे हैं। जैसे शाम को मेरे पास एक फोन आया था, तो उसको बताया कि मैंने 8 लोगों से 2-2 हजार रुपए उसमें डलवाए हैं। किसी ने मुझे बताया कि किसी ने 20,000 रुपए भी दिए हैं। तो ये अच्छी बात है कि कुछ लोग इस मौके पर उनके साथ आए हैं। और मैं उन सबसे अपील करूंगा जिनके साथ तरुण सिसोदिया ने काम किया, कि वो सब अपने अपने जिनका सामर्थ्य है उसकी आर्थिक मदद का करें। हम लोग भी इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार से मांग करेंगे कि उच्च स्तरीय जांच तो हुई, साथ ही उस प्रकार की आर्थिक सहायता की जाए। हाँ, ये एक बात पत्रकारों की तरफ से सर आया है कि सरकार जो है कम से कम उसकी फैमिली को, पत्नी को, क्योंकि कोरोना में था, कोरोना वॉरियर था, और एक पत्रकार कितने संकट में काम करता है, जो निचले लेवल पर पत्रकार है, उसकी फैमिली को एक जॉब दे और आर्थिक मदद करे। हमने इससे पहले भी प्रधानमंत्री को और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया था कि कोरोना में जिन लोगों की नौकरी गई है, ऐसे पत्रकारों की भी आर्थिक सहायता की जाए। इस बारे में हमने प्रधानमंत्री को और सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र भेजे हैं, पर अभी तक किसी भी राज्य में इस तरह की कोई मदद नहीं की गई है। कुछ राज्यों में पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स मानते हुए भी इंश्योरेंस कवर में जरूर लाया गया है, लेकिन ये एक बड़ी विचित्र बात है कि पत्रकार टीवी चैनल में काम कर रहे हों या अखबार में काम कर रहे हों, किसी भी कोरोना वॉरियर से कम उनकी भूमिका नहीं रही है। बहुत बड़ी संख्या में लोग बीमार हुए हैं, कई लोगों की मौत हुई है, करीब 1 दर्जन पत्रकारों की कोरोना से मौत हुई है। हो सकता है रिकॉर्ड और भी ज्यादा हो, जो सूचना हमारे पास आई है। कई लोगों ने इसमें, जैसे लखनऊ में एक टीवी चैनल के कैमरामैन ने अपनी आत्महत्या की कि उसको तनख्वाह नहीं मिली। बहुत बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए हैं। हमने पहले भी ये मांग की है कि पत्रकारों को कोरोना वॉरियर माना जाए और उनको उसी तरह की सुविधाएं दी जाएं जिस तरह पुलिस, स्वास्थ्य कर्मियों या अन्य जो लोग इसमें काम कर रहे हैं उनको दिया गया है। राज सर, एक और बात, आप तो 30 साल से ऊपर हिंदुस्तान में रहे, नई दुनिया के मेट्रो एडिटर रहे, मैंने भी आपके साथ काम किया। मैं ये जानना चाहता हूं कि दैनिक भास्कर की भूमिका, जब उसके यहाँ एक पत्रकार की इस तरह से मौत होती है संदिग्ध, वो पहले पेज पर भी खबर नहीं लेता अपने पत्रकार की, और सुनने में ये भी आया था कि उसको कह दिया था कि आप जो है निकल जाओ, फिर उसको रखा, फिर उसको कहा अस्पताल से रिपोर्ट करो। देखिए, कई सारे अखबारों ने तो खबर नहीं छापी, और जो खबर जो छपी है वो ये छपी है कि एक संक्रमित मरीज जो है वो एम्स में 4थी मंजिल से कूद गया। ये उन सब लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है जिन लोगों ने उसकी खबर बनाई। हम मीडिया के लोगों में अगर संवेदना नहीं है इस तरह की कि एक पत्रकार साथी उसको खुदकुशी का, अगर माने हम चलो उसको खुदकुशी करनी पड़ी, तो कम से कम उसको हम एक सम्मानजनक और संवेदना के साथ स्थान देते। मीडिया में है, आप देखें जितने लोग नौकरी से वो हटे हैं, ये भी एक समय ऐसे लोग थे जब इनके साथी निकाले जा रहे थे तो कोई भी किसी ने आवाज नहीं उठाई थी। सब लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं मीडिया में, और ये एक बहुत ही दुखद स्थिति है। भास्कर ने तो जिस तरह से खबर छापी है, गोलमोल खबर छापी है, लेकिन दूसरे अखबारों ने तो भी कुछ जगह छपी है, कुछ जगह नहीं छपी है। यह बहुत ही दुखद स्थिति है कि दूसरे की खबर देने वाले, छापने वाले की मौत पर
उसका अखबार भी सही खबर नहीं छाप रहा है। और भास्कर का तो ये अपना नहीं, भास्कर का पहले जो उनके प्रधान संपादक थे कल्पेश याग्निक, उन्होंने आत्महत्या की थी, तो उसको बताया गया कि ये उन्होंने भोपाल में नहीं इंदौर में ऑफिस की छत से कूदकर आत्महत्या की थी। और उनकी खबर को भी इसी तरह छापा गया था कि जैसे उनको हार्ट अटैक पड़ा है ऑफिस के अंदर। लेकिन दूसरा, कम से कम दूसरे अखबारों को अगर वो संस्थान जो अपने एक ऐसे कर्मचारी को जिसको पहले ब्रेन ट्यूमर था और उसको बार-बार ये कहा जा रहा था कि आपको नौकरी से हटाया जाएगा, उस समय उसको फिर कहा गया कि, तो ऐसे में ये भास्कर समूह की जो संवेदनहीनता है उसका यह परिचायक है घटना कि ऐसे में जब एक कोई पत्रकार आपके साथ काम कर रहा है, आपके साथ अपना पूरा समय दे रहा है, उसके लिए अगर आपके मन में ऐसी भावना है कि उसके बीमार पड़ने पर उसको कह दिया जाए जाओ तुम्हारे लिए ये, तो ये सबसे बड़ी बात है। इसमें सरकार की भी नाकामी है, हमारे श्रम विभाग की भी नाकामी है, केंद्र सरकार की भी नाकामी है, दिल्ली सरकार की भी नाकामी है कि बड़ी संख्या में जब लोगों को हटाया जा रहा है तो सरकार कुछ नहीं कर रही है। मैं वही कह रहा हूं कि जब पत्रकार इस कोरोना के समय में बड़ी संख्या में पत्रकार निकाले जा रहे हैं, आज अगर सूचना आम जनता तक पहुंच रही है तो ऐसे जमीन पर काम करने वाले पत्रकारों के कारण ही पहुंच रही है। उन पत्रकारों को निकाले जा रहे हैं। ऐसे में हमारे जो एसोसिएशन है, हमारे जो बड़े मतलब वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो क्या रोल अदा कर रहे हैं? किस तरह से इन संस्थानों के साथ बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं कि अभी नौकरी ना निकालें? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो तथाकथित बड़े पत्रकार आप जिनको कह रहे हैं, वो एक क्लास का समर्थन करते हैं। कोई छोटा मतलब कोई नया पत्रकार, कोई छोटा पत्रकार, कोई छोटा रिपोर्टर, किसी की डेथ हुई है, कोई भी किसी भी बड़े पत्रकार ने ना कोई ट्वीट किया, ना एडिटर गिल्ड ऑफ जैसे संस्था ने भी कभी कोई आवाज नहीं उठाई। हम लोग आवाज उठा रहे हैं, वो लोग सिर्फ बड़े-बड़े लोग बात उठाते हैं। अर्णब गोस्वामी पर कुछ होगा या सुधीर चौधरी पर कुछ होगा या किसी होगा तो मीडिया भी दिखाएगा, अखबार भी दिखाएगा, लेकिन एक पत्रकार की मौत हो गई, बहुत दुखद मौत हो गई, उसके परिवार के सामने संकट है, इस पर कोई सवाल नहीं कर रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। ये एक बहुत दुखद पहलू है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, जो एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया है, अध्यक्ष शेखर गुप्ता हैं, पर वो हमेशा ही एक एलिट क्लास के जो जर्नलिस्ट हैं, सिद्धार्थ वरदराजन के लिए वो आवाज उठाते हैं कि योगी सरकार ने उसके खिलाफ एफआईआर करा दिया, पर तरुण सिसोदिया जैसे को वो जानते भी नहीं है, कोई बात भी नहीं करते, कोई सरकार से इसके बारे में जो है सुझाव भी नहीं भेजते हैं। देखिए, एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया का पूरा राजनीतिकरण हो चुका है। वो अपने राजनीति के हिसाब से ही किस पर कमेंट करेंगे, किस पर कमेंट नहीं करेंगे, वो तय करते हैं। उनके लिए मुझे लगता है कि उनके लिए किसी एक छोटे से पत्रकार की मौत कोई बहुत बड़ा विषय भी नहीं है। सही है। तो आखिरी सेगमेंट में राज जी, हम लोग चाहेंगे कि हमारे जो पाठक हैं, दर्शक हैं, वो इस वीडियो में हम एक पट्टी पर उनकी पत्नी का नाम और अकाउंट नंबर दे रहे हैं, और जो लोग भी चाहते हैं उनकी फैमिली की आर्थिक मदद करना, वो कर सकते हैं। और नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया जो है, वो भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। उसका जो दिल्ली का है, उसने भी प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि आइंदा ऐसे किसी आम पत्रकार को इस स्थिति से ना गुजरना पड़े। आप भी हमारे कुछ दर्शकों से अगर कहना चाहते हैं तो एक संदेश दे सकते हैं। देखिए, इस समय जो लोग मीडिया में काम कर रहे हैं, वो बहुत ही अजीब दौर से गुजर रहे हैं, बहुत पीड़ा के दौर से गुजर रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी गई है और बहुत कोई ऐसा संस्थान नहीं है जहां पर लोगों के वेतन में कटौती नहीं की गई है। कई संस्थानों में तो 50% भी कटौती की गई है, मिनिमम 30% कटौती तो हर एक जगह की गई है। उस बारे में भी हम लगातार आवाज उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और सब केंद्र सरकार के मंत्रियों को, राज्य के मुख्यमंत्रियों को हम इस बारे में लगातार चिट्ठी लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। इस बारे में भी हम आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ये जो अगर इसको अभी हम अगर आत्महत्या भी माने तो ये बहुत
एक बहुत बहुत दुखद भरी घटना है। और एक ऐसे पत्रकार को अगर उसे आर्थिक दबाव में नौकरी जाने के भय से अगर ये कदम उठाना पड़ा तो वास्तव में बहुत चिंता की बात है। मेरी सभी से अपील है कि जो भी इस घड़ी में उसके परिवार की मदद कर सकता है तो एक बड़ा परोपकार का काम होगा। उसका अकाउंट नंबर आप दे रहे हैं उनकी पत्नी का। लोग जितना सामर्थ्य है वो उसमें दें। अगर आप 500 रुपए, 1000 रुपए भी देंगे, अगर ऐसे करके कुछ हजार लोगों ने भी सहायता की तो उनका इस घड़ी में कम से कम एक बहुत बड़ी मदद होगी। राज जी बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। मैं चाहता हूं कि पत्रकारों को समाज गाली कई बार देता है, बहुत ज्यादा प्रेस्टिट्यूट और क्या क्या शब्द नहीं होते। तो मैं चाहता हूं कि जो लोग ये समझ लें कि एलिट क्लास एक अलग पत्रकार है, एलिट पत्रकार और आम पत्रकार बिल्कुल अलग है। मैं चाहूंगा कि समय समय पर आप आकर इतने बड़े पत्रकार संस्थान के जो आप हेड हैं, अध्यक्ष हैं, थोड़ा पत्रकारों के दर्द को हम लोग साझा करें, सरकार को जगाएं। आम पत्रकार मर रहा है, वो जूझ रहा है और वो कहीं चर्चा में नहीं है। चर्चा में वही 3, 4, 5, 10, 25 एलिट पत्रकार हैं और आम जनता ने शायद उन्हें ही पत्रकार मान लिया है। ये इस देश की बहुत बड़ी विडंबना है कि इसमें तरुण सिसोदिया जैसे पत्रकार की कोई जगह नहीं है। संदिग्ध मौत है, हत्या है, आत्महत्या है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन हाँ, एक सिस्टम की असंवेदनशीलता के कारण उसकी मौत हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इंडिया स्पीक्स डेली के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संदीप।